दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय संविधान की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन बुक के सॉल्यूशन को देखते हैं, जो UPSSC, UPPCS, RO आदि एग्जामों में पूछे हुए प्रश्नों को हल करेंगे व्याख्यानुसार। और इस श्रृंखला में हम डेली बेस पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है वह चैनल पर जाकर इसकी पिछली क्लासों को देख सकता है। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो यह क्लास आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, जहां जहां भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम, जो हमारे मंत्रिपरिषद के क्वेश्चन चल रहे थे। कल हमने राष्ट्रपति किया था और मंत्रिपरिषद के जितने भी क्वेश्चन बचे थे आज हम सॉल्व करेंगे। मंत्रिपरिषद, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं और कथन दिए गए हैं, जिनको हम कोड के माध्यम से इसका उत्तर बताएंगे। तो पहला कथन है हमारा, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो बिल्कुल यह गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, नंबर 2, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तो दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। इन चारों ऑप्शनों में से हमको इसका सही उत्तर बताना है। तो यह भी हमारा सही है। तो 2 और 3 जब हमारे सही हैं तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। ए, वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। बी, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। सी, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। डी, अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति के कृत्यों का वहन करे। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। ए, न्यायपालिका। बी, विधायिका। सी, चुनाव आयोग। डी, संघ लोक सेवा आयोग। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, विधायिका। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। ए, अविश्वास प्रस्ताव। बी, भर्त्सना प्रस्ताव। सी, स्थगन प्रस्ताव। डी, विश्वास प्रस्ताव। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, विश्वास प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ए, लोकसभा के। बी, राज्यसभा के। सी, दोनों सदनों के अलग अलग। डी, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, लोकसभा के।
अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? ए. प्रधानमंत्री, बी. स्पीकर, सी. राष्ट्रपति, डी. सर्वोच्च न्यायालय, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी. स्पीकर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ए. 30, बी. 40, सी. 50, डी. 60। चारों ऑप्शनों में से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा सी. 50। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है। ए. 20, बी. 30, सी. 40, डी. 50। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर, जैसा कि अभी हमने देखा 50 पिछले वाले क्वेश्चन में, यहाँ भी हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक दिया है कथन, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, तो इसका राइट आंसर, यह कथन कैसा है, तो इस कथन के बारे में देखते हैं। बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, नंबर 2, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, तो यह भी सही है। इस प्रकार 1 और 2 हमारे दोनों सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? ए. राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, बी. राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, सी. वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए, डी. अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा ए. राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना? ए. प्रकाश चंद्र सेठी, बी. रविशंकर शुक्ला, सी. कैलाशनाथ काटजू, डी. द्वारकानाथ मिश्रा। इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर बताया जाए तो हो जाएगा हमारा सी. कैलाशनाथ काटजू। प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना, तो वह सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, कैलाशनाथ काटजू। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? ए. श्री गुलजारी लाल नंदा, बी. श्री जान मथाई, सी. श्री कृष्णरामाचारी, डी. श्रीमती सरोजनी नायडू। चारों ऑप्शनों में से यदि इसका राइट आंसर देखा जाए तो इनमें से कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर हम देखते हैं इसकी व्याख्या को। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी थे, जो कि 15 अगस्त 1947 से 17 अगस्त 1948 तक इस पद पर रहे। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। 1948 में जान मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? ए. के. एम. मुंशी, बी. एस. पी. मुखर्जी, सी. बलदेव सिंह, डी.
B.R. अम्बेडकर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखिए तो स्वतंत्र भारत के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। ए चंद्रशेखर, बी देवगौड़ा, सी I.K. गुजराल, डी A.B. वाजपेयी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी देवगौड़ा भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। भारत के व्यक्ति अनुसार 12वें प्रधानमंत्री यानी कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को शामिल करके H.D. देवगौड़ा थे, जो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक इस पद पर रहे। इस संदर्भ में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15वें प्रधानमंत्री हैं। देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट पर भी नरेंद्र मोदी का 15वें प्रधानमंत्री के रूप में उल्लेख है। अगला दिया गया है, प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर मिलाएंगे इसको हम इनके सन के अनुसार प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल किस सन में था। तो अभी हमने देखा देवगौड़ा H.D. देवगौड़ा किस सन में थे। तो यहाँ पर 1996 से 97 हमारा डी वाला लगाएंगे, 1996 से 97। चंद्रशेखर की बात करें तो 1997 से 98 आएगा। तो यहाँ पर ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो 1999 से 2000 या 1989 से 90। तो इन दोनों में से अटल बिहारी वाजपेयी का अगर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1989 से 90 अटल बिहारी वाजपेयी। और इंद्र कुमार गुजराल की बात करें तो इंद्र कुमार गुजराल आ जाएंगे तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है तो इसको हम फिर से मिलाते हैं। यहाँ पर H.D. देवगौड़ा तो हो जाएगा हमारा 1996 से 97। चंद्रशेखर की बात करें तो हो जाएगा 90 से 91 यानी कि सी वाले ऑप्शन में जाएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1999। 98 होता तो भी सही था। 1999 टू 2004 अटल बिहारी वाजपेयी। इंद्र कुमार गुजराल की बात करें तो इंद्र कुमार गुजराल का हो जाएगा 1997 से 98। अब बचा हमारे पास क्या, विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि 1990 से या 89 से 90। तो इस प्रकार ऑप्शनों में से देखा जाए ए यानी कि H.D. देवगौड़ा ए का हो जाएगा डी, यानी एक जहाँ क्या होगा डी वाले ऑप्शन में। तो एक डी वाले ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मिलेगा। एक ही ऑप्शन से हमारे 4 ऑप्शन कट जाएंगे। चंद्रशेखर की देख लेते एक बार मिलाकर, सी में होना चाहिए। सी में 2 का सी, यह भी यहाँ सही है। और ए में क्या था 1999 टू 2004 अटल बिहारी वाजपेयी 3 में। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन डी वाला निकल कर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है हमको। नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर 2 इंदिरा गांधी, नंबर 3 गुलजारी लाल नंदा, नंबर 4 अटल बिहारी वाजपेयी। तो एक से अधिक बार जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं तो वह कौन है।
तो इसका राइट ऑप्शन अगर देखा जाए तो हमारा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यह भी एक से अधिक बार, इंदिरा गांधी यह भी एक से अधिक बार, और गुलजारीलाल नंदा यह भी एक से अधिक। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो यह भी एक से अधिक। तो यानी कि डी वाला हमारा राइट ऑप्शन होगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया है? फिर से वही ऑप्शन आया है हमारे पास। इसका हमको कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो देखते हैं, मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से आ जाएंगे। गुलजारीलाल नंदा बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल नहीं दिया गया था, और लाल बहादुर शास्त्री। तो इनमें मिस्टेक है, यानी कि हमको सिर्फ 1, 2 वाला ऑप्शन कटेगा, सी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। 3, 4, 5 तो बिल्कुल कंफर्म है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में समयांतराल नहीं था। गुलजारीलाल नंदा पहली बार 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक, एवं दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक 2 समयांतराल में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए। इंदिरा गांधी 1966 से 1980 और अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1996 में एवं दूसरी बार 1998 से 2 समयांतरालों के प्रधानमंत्री हुए। अतः स्पष्ट विकल्प हमारा सी आएगा। अगला है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोरारजी देसाई, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी चौधरी चरण सिंह। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा सी लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ पर नंबर 1 पर दिया गया है पीवी नरसिम्हा राव, और पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो हो जाएगा हमारा, कहाँ से थे? अविभाजित आंध्र प्रदेश से। और मोरारजी देसाई की बात करें तो मोरारजी देसाई थे हमारे बम्बई। और एच.डी. देवगौड़ा की बात कर रहे हैं तो एच.डी. देवगौड़ा थे कर्नाटक के। और चौधरी चरण सिंह की बात करें तो अविभाजित उत्तर प्रदेश, यानी कि जब उत्तराखंड इसी में शामिल था। और नरेंद्र मोदी की बात करें तो आप यहाँ पर सभी लोगों को पता है गुजरात से संबंधित हैं। तो इस प्रकार राइट ऑप्शन देखा जाए तो हमारा ए का 2 और डी का 1, यानी कि ए का 2, डी का 1 यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में आएगा। यहाँ पर ये हमारे तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, डी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक बार सही मिलान को भी इनके देख सकते हो। पीवी नरसिम्हा राव अविभाजित आंध्र प्रदेश, मोरारजी देसाई बम्बई, एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक, चौधरी चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश, नरेंद्र मोदी गुजरात से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर इसके अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? ए एच.डी. देवगौड़ा, बी पीवी नरसिम्हा राव, सी चंद्रशेखर, डी मोरारजी देसाई। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी चंद्रशेखर
भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो यहाँ पर भी हमारा होगा ऑप्शन डी वाला, चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? ए देवगौड़ा, बी आई के गुजराल, सी चंद्रशेखर, डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी पीवी सिंह, सी चंद्रशेखर, डी चौधरी चरण सिंह। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे? चार कथन दिए गए हैं और कथन के अनुसार कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। नंबर 1 वीपी सिंह, नंबर 2 आर वेंकटरमन, नंबर 3 वाई चाहवाड़, नंबर 4 प्रणब मुखर्जी। तो यहाँ पर देखा जाए संघीय वित्त मंत्री रहे भारत के, तो यहाँ पर डी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 3 और 4 यानी कि चारों। अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री किस प्रधानमंत्री काल में? ए राजीव गांधी द्वारा, बी विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, सी नरसिम्हा राव द्वारा, डी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन देखें तो हो जाएगा हमारा सी नरसिम्हा राव द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे, नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे, नंबर सी वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और अगला देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि। तो यह भी सही है। तो इस प्रकार हमारा कथन सही नहीं है, तो यही हमारा हो जाएगा। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं रहे। अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नंबर ए पंजाब से लोकसभा के सदस्य हैं, बी पंजाब से राज्यसभा के सदस्य थे कह सकते हैं, यहाँ पर हैं कि जगह पर थे कह सकते हैं, सी राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य थे, डी असम से राज्यसभा के सदस्य थे। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी असम से राज्यसभा के सदस्य थे। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, बी संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, सी 44वें संशोधन के द्वारा हुआ, डी 85वें संशोधन के द्वारा हुआ। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन देखें अगर तो हो जाएगा हमारा बी उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, यानी कि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं और कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर हमको बताना है। पहला दिया गया है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, तो गलत है। अगला है, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों गलत हैं, ना तो एक और ना ही दो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं और उसके बाद में कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। दोनों कथन दिए गए हैं, भारत के संविधान में उपलब्ध हैं कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। तो बिल्कुल केवल लोकसभा के आसीन सदस्य नहीं होंगे। अगला देखते हैं, नंबर 2 दिया है, कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही गलत हैं, ना तो एक और ना ही दो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? ए भारत का महान्यायवादी, बी मंत्रिमंडल सचिव, सी गृह सचिव, डी वित्त सचिव, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी मंत्रिमंडल सचिव। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? ए 95वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2009, बी 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005, सी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 90वां संविधान संशोधन, और ई वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण दिए गए हैं और कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है हमको। कथन दिए गए हैं, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, तो बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन है, कथन बिल्कुल सही है। नंबर 2 दिया गया है, वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है, तो यह गलत हो जाएगा और ए वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? ए हरित पत्र, बी श्वेत पत्र, सी पीत पुस्तिका, डी नीली पुस्तिका। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन देखें तो हो जाएगा हमारा बी श्वेत पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ए गोपालस्वामी अयंगर, के एम मुंशी, सी टी कृष्णमाचारी, डी बी सी राय। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन अगर देखें तो हो जाएगा हमारा ए गोपालस्वामी अयंगर। यहाँ पर भी कथन दिए गए हैं और कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। यह निम्नलिखित में से कौन सा से मंत्रिमंडल सचिवालय का या के कार्य हैं? 3 कथन दिए गए हैं, देखते हैं कौन कौन से कथन सही है।
मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता देना, यह भी सही हो जाएगा। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, तो यह गलत होगा, यानी कि सी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के उपराष्ट्रपति, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन देखें तो हो जाएगा हमारा सी भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ए गृह मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? ए 1951, बी 1952, सी 1957, डी 1962। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए 1951। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका सुमेल सही नहीं है या किसका सुमेल नहीं है? JL नेहरू शांतिवन, यानी कि इनकी समाधि स्थल का नाम है, बिल्कुल सही है। LB शास्त्री, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, यह भी सही है। राजीव गांधी तो कर्म भूमि, तो यह गलत हो जाएगा। राजीव गांधी की क्या है? वीर भूमि। तो यहाँ पर गलत पूछा जा रहा, सुमेल नहीं है, तो हमारा डी वाला हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी चौधरी चरण सिंह, डी इंदिरा गांधी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। तो यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण 45 से 46 प्रश्नों पर हमने चर्चा की 50 के स्थान पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों की यह क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और जिसने भी अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखा है वह चैनल पर जाकर इन सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है, इन सभी क्लासों को एक स्थान पर देख सकते हैं। और शाम के समय में जो हमारी श्रृंखला चल रही है इस समय जीव विज्ञान की, इससे पहले भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की क्लासेस, सभी क्लासेस चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से डाल दी गई हैं। वहाँ पर एक ही साथ में वो भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप अपनी आवश्यकता या एग्ज़ाम के अनुसार उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।